सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। यानी कि अभी तक हमने देखा कि यार यहाँ पे जो मिडिल क्लास वाले लोग थे ये लोग अपनी डिमांड को लेके चल रहे थे, लेकिन हमने ये देखा कि पहले नेपोलियन तो हार गए थे। अब जब नेपोलियन हार गए तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब नेपोलियन फ्रांस से हार गए और उसके बाद तब यूरोप में क्या होता है, चलिए उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हैं। इसीलिए अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 क्या था, और इसके बाद आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815 उसमें क्या था, और इसके बाद आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद लोगों के अंदर रिवोल्यूशन क्यों जागता है। मतलब जब नेपोलियन हार जाते हैं सब कुछ वापस से ठीक ठाक हो जाता है, फिर से लोगों के अंदर रिवोल्यूशन की भावना क्यों जाग उठती है। चलिए इसे हम लोग देखते हैं, लेकिन कॉपी और पेन जरूर ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके नोट करते चलिएगा। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको समझाता हूँ कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था नेशनलिज्म, लिबरलिज्म और उसी प्रकार से कंजर्वेटिज्म। देखिए यहाँ पे जो कंजर्वेटिज्म है वो दो वर्ड से फॉर्म होकर के बना है। कितने वर्ड से? दो वर्ड से। पहला हमारा आ जाता है कंजर्वेटिव, दूसरा आ जाता है आईएसएम यानी इज्म। ठीक है, तो कंजर्वेटिव कौन थे? निकाल कीजिए नाइन्थ में, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव वे लोग थे जो कि सोसाइटी को चेंज नहीं करना चाहते थे। वे कहते थे जो जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दो, अभी भी रूल मतलब कि अभी भी ज़्यादा टैक्सेस ले रहे हैं लेने दो, और इसी के साथ साथ जो मोनार्ची हैं उन्हीं को रूल करने दो, राजा महाराजाओं का ही रूल रहने दो, इन सभी को एबॉलिश या फिर डिस्ट्रॉय मत करो। ठीक है, तो वो कौन थे? वो थे कंजर्वेटिव। अब जब कोई भी आदमी कंजर्वेटिव के आइडियोलॉजी को फॉलो करता है तो उसे हम लोग उसमें इज्म लगा देते हैं, तो यानी कि कंजर्वेटिज्म। जैसे नेशन की आइडियोलॉजी जो फॉलो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। और जो लिबर की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं? लिबरलिज्म। उसी प्रकार से कंजर्वेटिव के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले को कहते हैं कंजर्वेटिज्म। तो जो कंजर्वेटिज्म का रूल आ जाता है 1815 के बाद, वो क्यों आता है? क्योंकि अभी तक तो फ्रांस पे कौन रूल कर रहा था? फ्रांस पे अभी तक रूल कर रहे थे हमारे नेपोलियन। अब जब नेपोलियन जब फ्रांस पे रूल कर रहे थे तो इसके बाद इन्होंने कई सारे स्टेट को क्या किया था? कब्जा किया था यूरोप में, मतलब पूरे यूरोप भर में तबाही मचा रखी थी। ठीक है, पूरा नहीं एकदम डिस्टर्ब कर रखा था। तो उसके बाद जब ग्रेट पावर्स आई, यानी कि जब बड़ी बड़ी पावर्स आई, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यार, ब्रिटिश वगैरह जब आते हैं यहाँ पे, इसमें जब हिस्सा लेते हैं, जैसे ब्रिटेन हुआ, रसिया हुआ, ठीक है, पर्शिया हुआ और ऑस्ट्रिया हुआ, जब ये दोनों कलेक्टिवली आते हैं, एक साथ मिल करके आते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इसे हराते हैं, किसे? नेपोलियन को हरा देते हैं। ठीक, जब ये लोग नेपोलियन को हरा देते हैं तब ये लोग वेन्ना में क्या करते हैं? मीट करते हैं, यानी कि मीटिंग करते हैं या फिर मिलते हैं। फिर वहाँ पे ये लोग क्या डिसाइड करते हैं? ये लोग वहाँ पे कोई पार्टी करने गए नहीं थे कि पार्टी करने गए थे, नहीं, पार्टी करने नहीं जाते हैं। ये लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेन्ना साइन करते हैं 1815 की, जिसके अकॉर्डिंग ये होता है कि फिर से बॉर्बन डायनेस्टी का जो किंग है वो फ्रेंच में रिस्टोर होगा। मतलब हमारे लुइस 16 जो थे वो किस डायनेस्टी के थे? बर्बन डायनेस्टी के। अब उसके बाद फिर से लुइस 16 के, आप लोग कह सकते हैं लुइस 16 के जो वंशज हैं वहाँ पे ये फिर से क्या करते हैं? यहाँ पे फ्रांस में इनका रूल आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे जो ड्यूक मेटर्निस, नाम याद कर लीजिएगा, बहुत बोलते हैं, ड्यूक मेटर्निस बहुत बोलते हैं, इनका नाम याद कर लीजिएगा। ये एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे। कौन? ड्यूक मेटर्निस। और ये बहुत बोलते थे, और इसी के साथ देखिए यहाँ पे इनका नाम भी दिया है, ड्यूक मेटर्निस, याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों कि फिर ये लोग जब जाते हैं तो 1815 में जाते हैं, फिर इसके बाद ये क्या करने लगते हैं? ये फ्रांस पे रूल करने लगते हैं। और इसके बाद वो जो पूरी मीटिंग रहती है प्यारे बच्चों, उसमें ये बताया जाता है कि जितने भी राज्य पहले फ्रांस के पास थे उसे उनसे छीन लिया जाए। मतलब कि नेपोलियन ने जो जिस राज्य को कब्जा किया था, नेपोलियन के राज में जो जो राज्य पर कब्जा किया गया था उन सभी को क्या कर लिया जाए? छीन लिया जाए। और सेकेंड ये था कि जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो फ्रांस के किनारे किनारे लगा दिया जाए। मतलब मान लीजिए फ्रांस है तो फ्रांस के किनारे किनारे छोटे छोटे स्टेट्स को जानबूझ के फॉर्मेशन किया गया, ताकि यदि बाद में फ्रांस किसी भी के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश करता है इन फ्यूचर, तो उससे क्या हो सके? बचा जा सके। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कंट्री जिसका नाम है पर्शिया, ठीक है, अब यदि मान लीजिए फ्रांस वाले इस पर अटैक करना सोच रहे हैं तो पहले उन्हें यहाँ से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये लोग अपने ट्रूप्स को लेकर के, आर्मी को लेकर के गुजरेंगे, तब तक इन्हें संभलने का टाइम मिल जाएगा।
मिलेगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यही वो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग थे वो लोग फ्रांस के किनारे किनारे बॉर्डर स्टेट्स का फॉर्मेशन कर दिए, और इसी के साथ साथ जो जो स्टेट्स फ्रांस से लिए गए थे, मतलब ऐसे स्टेट जो जो नेपोलियन ने जिस पे कब्जा कर लिया था उसे छीन लिया गया। अब वो छीन के स्टेट क्या करेंगे, उसका दाल भात तो बनाएंगे नहीं, मतलब पूरी सब्जी तो उसकी बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो उसका उन्होंने क्या किया, उसका उन्होंने सभी कंट्रीज में, यानी जो बड़ी बड़ी पावर्स थी उसमें उन्होंने बांट दिया। आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, वैसे आता नहीं है, ठीक है, कि कौन सी कंट्री किस में बांटा था। ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि जो नीदरलैंड था उसे भी बांट दिया गया, तो अलग अलग कंट्रीज जो थी उसे अलग अलग जगह पे बांट दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि भैया ये स्टेट तुम ले लो, ये स्टेट तुम ले लो, ये स्टेट तुम ले लो। जैसे जैसे आप देखिए पर्सिया जो है इसे कुछ कंट्रीज दे दी गई, मतलब टेरिटरी दे गई वेस्टर्न का, और जो ऑस्ट्रिया था उसे नदर्न इटली पे कंट्रोल दे दिया गया, और उसके बाद जो जर्मन का 39 स्टेट्स थे वहाँ पे उसे वैसा का वैसा ही पड़े रहने दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो कंजर्वेटिज्म होता है ये सेट होता है। अब भैया कंजर्वेटिज्म सीट हो गया, अब यार लोगों के अंदर में ये भावना क्यों जागती है, मतलब लोग इसका विरोध क्यों करना सोचते हैं। देखिए जो कंजर्वेटिज्म है प्यारे बच्चों, वो ये हमेशा सोचना चाहते थे कि हमारा ही रूल बना रहे, मोनार्ची ही बनी रहे, यहाँ पे कोई भी प्रकार का ऑटोक्रेटिक के अलावा कोई भी और गवर्नमेंट ना आए। तो इसी वजह से वे लोग क्या करते थे, वे लोगों की ये सोचते थे कि भैया हम अपनी पावर बनाए रखें, जो कोई भी उनकी बुराई करता था उस पर वे लोग निगरानी रखते थे और उसे पनिशमेंट भी देते थे। और उसके बाद वे लोग ये अपना मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसरशिप भी था। सेंसरशिप क्या होता है चलिए बताता हूँ। सेंसरशिप मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा रोकथाम या फिर जांच। जैसे मान लीजिए हमारे कोई एक पीएम है, ठीक है। अब वो पीएम जो है वो अपनी बुराई, मान लीजिए कुछ न्यूज़ है, कुछ मीडिया वाले हैं, इन लोगों को क्या कर दे रहे हैं, इन लोगों को ये कह दे रहे हैं कोई हमारी बुराई इस पे नहीं छापी जाएगी या हमारे न्यूज़ पे, ठीक है। और कहीं भी हमारी बुराई नहीं चर्चा की जाएगी, हमारी हमेशा अच्छाई की ही बात की जाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं सेंसरशिप। जब बहुत ज़्यादा निगरानी हो जाती है किसी पार्टिकुलर मतलब न्यूज़पेपर की तरफ या फिर मीडिया के सोर्स की तरफ, और लोगों को सत्य नहीं बताया जाता है, और गवर्नमेंट ओवर पावर आने की वजह से मीडिया पे जब कंट्रोल कर लेती है, मतलब जब गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया पे आ जाता है कि कोई मेरी बुराई नहीं कर सकता, कोई मेरे बारे में भला बुरा नहीं कह सकता, तो उस केस को हम लोग कहते हैं सेंसरशिप, ठीक है। तो बहुत सारे जो सेंसरशिप के लॉ थे वो यहाँ पे इम्पोज किए गए थे, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, देखिए, ठीक है। तो सेंसरशिप के लॉ यहाँ पे इम्पोज किए गए। अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है, अब ये लोग तो चाहते थे कि ऑटोक्रेटिक रूल बना रहे, लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भूल जाएं कि भैया हमने आज़ादी भी कहीं महसूस की थी, मतलब कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो हम लोगों ने कभी आज़ादी महसूस की थी, वाह वो समय कितना अच्छा था, हम लोग जो चाहे वो कर सकते थे। अब फिर से ये मोनार्ची आ गए, तो इस प्रकार की भावना किसी के भी अंदर ना जागे, इसी को ये लोग दबाना चाहते थे। और ये लोग बुक्स वगैरह को भी देखते थे कि कहीं कोई राइटर मेरे खिलाफ तो नहीं लिख रहा है, और नाटक जो होते थे मतलब कि डेली कार्यक्रम नहीं होते थे, तो ये लोग कुछ सीक्रेट एजेंट बैठाए रहते थे इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जितनी भी यादें थी लोगों की वो मिटी तो है नहीं। भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन कोई खिलौना था क्या कि यादें मिट जाएंगी, भाई उतने लोगों की कुर्बानी हुई थी। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की याद नहीं मिटी तो उस केस में होता ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम फिर से फ्रीडम पाएं, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि लोग फिर से इसका रिवॉल्यूशन करने लगते हैं, मतलब कि लोग फिर से इसका विरोध करने लगते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का डर था कहीं हम पकड़े गए तो इसीलिए वे लोग क्या किए थे, सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किए हुए थे, जो कि हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोगों ने उसे मिस किया तो आप लोग ये नहीं पता चल पाएगा कि रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, और यदि ये नहीं पता चल पाएगा तो आपको बेसिक सा आइडिया नहीं लग पाएगा कि 1848 और 1830 का रिवॉल्यूशन क्या था। तो उसे मिस मत कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए चेक कीजिए और उसे देखिए। हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है, आप ही लोगों का फायदा है।